गुड इवनिंग एवरीवन। आज के अष्टांग हृदय के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। डॉक्टर नीलेश पाटिल सर, जो कि हमारा सूत्र स्थान चालू है अष्टांग हृदय का, उसके आई थिंक सेवेंथ जो श्लोक है फर्स्ट अध्याय का, उसके आगे का अभी सर हमें गाइड करने वाले हैं। चालू करो सर। तो सातवें सूत्र तक हम आए थे कि व्यापिनः अपि नाभ्योरगमध्योर संशया। तो अभी सूत्र आपको थोड़े बहुत पता ही है। तो वर्ड टू वर्ड एक मीनिंग होता है, शब्दार्थ पर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह होता है कि व्यापिनः अपि, यानी सबसे पहले वाग्भट ये क्लियर कर देते हैं कि ये वात पित्त कफ जो है वो सर्व शरीर व्यापक है। लेकिन अपि शब्द का मतलब होता है ऐसे होते हुए भी क्या होता है कि वो हृत नाभ्यो हो अध मध्य और ऊर्ध्व संशया, प्राधान्य से उनका स्थान जो होता है वो हृदय और नाभि के यहाँ पर उन्होंने उनको एक लाइन बनाकर उसके हिसाब से नीचे नाभि के नीचे वात, बीच में पित्त और ऊर्ध्व स्थान जो होता है वहां पर कफ, ऐसे उन्होंने स्थान बोला है। अगेन यहाँ पर समझना यह है कि ये सिर्फ प्राधान्य स्थान है। इसका मतलब मध्य में कफ नहीं होता या फिर ऊर्ध्व में पित्त नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं है। ये सिर्फ इंडिकेट करते हैं कि ये प्रधान स्थान है। ये सिर्फ इससे समझना है। वयोहोरात्रे भुक्ता नाम ते अंत मध्यादिगा प्रभाव। तो पहले वाले सूत्र में जैसे उन्होंने देश के बारे में बोला है, देश का मतलब यहाँ पर स्थान के बारे में जैसे बोला है, वैसे आगे वाले सूत्र में उन्होंने काल के बारे में बोला है। अगेन यहाँ पर समझना है कि ये प्राधान्य से है। वय, अहोरात्रि आणि भुक्ताना ते अंत मध्य आदिगाह क्रमात। तो ये जो है अंत में, मध्य में और शुरुआत में, तो अंत, मध्य और आदि, आदि का मतलब होता है शुरुआत। तो वहां पर वो प्राधान्य से होते हैं। तो ये तीनों जो शब्द हैं वो किन फैक्टर्स को लगाने हैं, तो फर्स्ट इज वय, दूसरा है अहोरात्र और तीसरा है भुक्त। तो वय के अंत में, मध्य में और आदि में। तो ये तो प्रैक्टिकली सभी एक्सपीरियंस भी करते हैं कि वय की शुरुआत में, यानी अगर आप लक्षण भी देखो कौन से होते हैं, कौन से डिसीजेस भी एज के हिसाब से होते हैं, तो वही वहां पर दिखाई भी देता है कि वय की शुरुआत की अवस्था में जो होता है, इट इज बिकॉज, क्योंकि वो जिसे आप बोल सकते हो कि जिसमें वृद्धि होने की एक्सपेक्टेशन होती है, शरीर ग्रो होने की एक्सपेक्टेशन होती है। फॉर दैट मैटर आदि अवस्था यानी बाल्य अवस्था जो होती है वो कफ प्रधान होती है। मध्य अवस्था जो होती है वो युवावस्था जो होती है वो पित्त प्रधान होती है। और जैसे जैसे वार्धक्य अवस्था आती है आफ्टर 60 ईयर्स, वात का प्राधान्य बढ़ते जाता है। तो दैट इज, अब ये हम सभी एक्सपीरियंस भी करते हैं और हमने ये देखा भी है कि ये जो दोषों का प्राधान्य अकॉर्डिंग टू एज यहाँ पर दिया है, उसके हिसाब से भी व्याधि हमें वैसे वैसे उस अवस्था में दिखते हैं। तो बच्चों में अगर आप देखा जाए तो सर्दी खांसी हो या फिर कफ हो, ये जो व्याधि है वो बहुत प्राधान्य से दिखती है। बीच के अवस्थाओं में रक्त दुष्टि, पित्त दुष्टि, ऐसी व्याधि बहुत सारे दिखते हैं। और अंत में सभी को पता है कि जॉइंट डिसऑर्डर्स होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये सभी जो होते हैं वो एक्सपीरियंस होते हैं एट द एंड ऑफ अवस्था। तो 60 के बाद जो वार्धक्य अवस्था होती है वहां पर वो वात का प्राधान्य दिखता है। ये ये स्वभाव है। इट इज नॉट लाइक कि वो ये कुछ अलग, आप बोल सकते हो कि इट इज नथिंग, कोई अलग स्टेटमेंट नहीं है। ये जो ऑब्जर्व किया गया है बहुत सारे लोगों ने, वही उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो जैसे वय को वो लागू पड़ता है, वैसे ही वो अहोरात्र, अहोरात्र का मतलब यहाँ पर अहो और रात्र दोनों को अलग अलग करना। तो दिन के भी 3 पार्ट करने हैं और रात के भी 3 पार्ट करने हैं। तो ऑफकोर्स हम देखते हैं कि जो अर्ली मॉर्निंग होती है उन सभी में बहुत बार हमें बहुत ज्यादा छींके आना, नासा से पानी आना, खांसी बहुत ज्यादा आना, ये लक्षण बहुत बार दिखते हैं। तो वो काल जो होता है वो कफ के प्रकोप का होता है, कफ के प्राधान्य का होता है। जैसे जैसे सूरज आगे चलता है तो पता है कि हमें हमारा लंच का टाइम जैसे आता है, तो ऑफकोर्स पित्त प्राधान्य शरीर में भी होता है और पित्त प्राधान्य बाहर भी होता है। तो ऑफकोर्स दिन के दोपहर के टाइम में ऑफकोर्स औष्ण्य बढ़ता है, तो उसके हिसाब से पित्त का भी प्राधान्य दिखता है। एंड जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, वी कम टू द इवनिंग पार्ट, तो वात का प्राधान्य दिखने लगता है। इसीलिए पित्त से रिलेटेड लक्षण भी अगर आप देखोगे तो वो मध्य अवस्था में दिखते हैं, और सबसे ज्यादा वात के जो लक्षण होते हैं
इसीलिए शूल वगैरह कोई भी हो, पेशेंट्स बहुत बार इवनिंग पीरियड में वात के लक्षण जो होते हैं वो बहुत सारा बोलता है। तो ये अगेन इट्स एन पार्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन जो आचार्यों ने बहुत सारे हेल्दी और अनहेल्दी ये दोनों अवस्थाओं में करने के बाद उनको जो ऑब्जर्व हुआ वो यही पे उन्होंने दिया है। एंड एट द लास्ट भुक्त, भुक्त का मतलब होता है आहार से रिलेटेड। तो आहार के तुरंत बाद यानी जब आपने आहार किया होता है तो तब जो अवस्था होती है वो कफ की अवस्था होती है। उसके बाद बीच में सभी को पता है कि जब तक वो आहार आपने खाया हुआ होता है, इट इज एट द, जिसे आप बोलते हो कि वो स्टमक में पड़ा होता है, तो वहां पर सबसे काम मेजर जो होता है वो क्लेदक कफ का होता है। यानी वहां पर कफ जो होता है वो उसको क्लेदन करने का काम, यानी डाइजेशन अच्छा होने के लिए पहले उसमें पानी मिक्स करके उसको मिक्सचर की तरह घुमाना पड़ता है। तो वो काम जो होता है वो कफ करता है। इसलिए शुरुआत की अवस्था में यानी खाना खाने के तुरंत बाद जो होता है इट इज ऑलवेज अ कफ अवस्था। देन ऑफकोर्स सभी को पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देखी है, जो जब वो आगे चला जाता है इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो डिओडेनम जेजुनम सभी को पता है, तो वहाँ सबसे मेजर काम जो होता है इट इज ऑफ अ डाइजेशन। तो लीवर से बाइल आता है, फिर पैंक्रियाज भी होता है, वहां से सिक्रीशंस आते हैं। तो अलग अलग जो एंजाइम्स होते हैं उनका सिक्रीशन होता है। ऑफकोर्स ये एंजाइम्स वगैरह किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो पित्त को और अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सभी जो चीजें हैं वो क्या करती हैं, तो आपने जो आहार खाया हुआ है वो जब आगे वाले भाग में जाता है तो वहां पर पित्त का प्राधान्य होता है जो इसका एक्चुअली में पचन करता है। और ये जब आगे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है देन उस अवस्था में एट द एंड ऑफ डाइजेशन वहां पर जो होता है वो प्राधान्य जो होता है वो वात का होता है। तो इसीलिए आप देखोगे तो पेट में गैस वगैरह होना, ये सभी चीजें जो होती है वो जनरली एट टुवर्ड्स द एंड ऑफ डाइजेशन। तो दिस इज रिलेशन ऑफ वात पित्त कफ टू द डाइजेशन पार्ट। आता यहाँ पर भुक्त का मतलब आहार का डाइजेशन ऐसे लेना है। तो आहार के डाइजेशन के फर्स्ट फेज में कफ, बीच में पित्त और सबसे लास्ट में वात जो होता है, इन तीनों का प्राधान्य वहां पर होता है। अब इसका उपयोग हम प्रैक्टिस में जो करते हैं इट इज ऑल्सो फॉर डायग्नोसिंग अ पेशेंट। तो होता ऐसे है कि हमारे सामने जब सर्दी खांसी वाला पेशेंट आता है तो ऑफकोर्स सर्दी खांसी जो होती है वो वात पित्त कफ तीनों की वजह से। तो ये जब पेशेंट, ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो हमारे सामने जब सर्दी खांसी का पेशेंट आता है तो वो वात के वजह से या पित्त के वजह से या कफ के वजह से है, ये समझने के लिए, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। यानी जब पेशेंट बोलता है कि मेरे सबसे ज्यादा सिम्टम जो दिखते हैं वो अर्ली मॉर्निंग में मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, इट ऑलवेज इंडिकेट्स कि उसको जो सर्दी खांसी हुई है इट इज मेनली बिकॉज ऑफ कफ। अगर वो कहे कि मेरी जो तकलीफ है वो बहुत ज्यादातर जो होती है, ये आपको ये रेयरेस्ट है, ज्यादातर ये सर्दी खांसी जो होती है वो वात और कफ के वजह से होती है। कभी कभी उसमें पित्त प्राधान्य आ जाता है, तो दोपहर के टाइम में लक्षण बढ़े तो दोपहर पित्त के प्राधान्य में। और बहुत सारे सर्दी खांसी के पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जब इवनिंग टाइम होता है तो मुझे छींकें बहुत आती है, बहुत ज्यादा सिर दर्द होता है और बहुत ज्यादा नासा से पानी आता है। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर इवनिंग जो पीरियड होता है इट इंडिकेट्स वात प्रकोप। तो ऑफकोर्स अगर पेशेंट कहे कि मेरे साइन सिम्टम जो है वो इवनिंग में ज्यादा बढ़ रहे हैं, देन हमारा डायग्नोसिस जो होता है कि ये जो उसको डिसीज हुआ है इट इज अ वातज टाइप ऑफ। तो ये जो होता है ना वय अहोरात्रि और भुगताना, इसका यूज जो हम करते हैं वो वी प्रैक्टिकली यूज फॉर डायग्नोसिस सेम। यानी फॉर एग्जांपल अगर जब हम खाना भी खाते हैं तो उसके तुरंत बाद जब हमें कोई तकलीफ होती है, यानी खाना खाने के तुरंत बाद समझो चूल या फिर वॉमिटिंग जैसे सेंसेशन, नौशिया अगर होता है, वी ऑलवेज कंसिडर कि ये जो कफ की पहले वाली अवस्था है वो खराब हुई है। बहुत बार लोगों को ऐसे होता है कि हम 12-1 बजे खाना खाते हैं और पेट में पेन स्टार्ट होता है आफ्टर 2 और 3 आवर्स ऑफ मील। तो ऑफकोर्स ये इंडिकेट करता है कि ये खराब कौन सी अवस्था हो रही है, बीच वाली जिसमें पित्त का प्राधान्य होता है। तो अगर पेन या फिर कोई भी सिम्टम, बर्निंग टाइप ऑफ सिम्टम अगर कोई भी हो,
अगर ये पेशेंट बोल रहा है कि ये 2-3 घंटे के बाद होता है खाना खाने के बाद, इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज दोष कौन सा ज्यादा बिगड़ा हुआ है, और जो दैट इज पित्त। और 7-8 घंटे के बाद, समझो आपने दोपहर 1 बजे खाना खाया है और आपको इवनिंग में 7-8 घंटे के बाद एब्डोमेन में पेन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि पूरा डाइजेशन होने के बाद एट द एंड जो है, वो जो वात का अवस्था है, जो वात का प्राधान्य की अवस्था होती है, वो खराब हुई है। इसलिए लक्षण कौन से दिख रहे हैं? एट द एंड ऑफ भुक्त, एट द एंड ऑफ आहार। तो ये इंडिकेट करता है कि इसको वात के वजह से उदर का व्याधि हुआ है, उदर से रिलेटेड व्याधि हुआ है। तो ये हम सब यूज करते हैं फॉर डायग्नोसिस पर्पज, इसका यूज होता है। आपको चिकित्सा में भी हम इसका यूज करते हैं कि वो आदि मध्य और अंत के हिसाब से आप आगे भी जाकर औषध सेवन काल वगैरह आप देखोगे, तो उसमें भी चिकित्सा के लिए जब हम काल डिसाइड करते हैं तो उसके लिए भी इसका यूज होता है। वय के बारे में तो हमने पहले ही बोला कि वय के अकॉर्डिंगली जो दोषों का प्राधान्य होता है, तो उसके वजह से उस पेशेंट में वो व्याधि जो होते हैं वो सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। तो ये है इस सूत्र का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो हम जो करते हैं इसका यूज, वो सबसे ज्यादा इन अ ट्रीटमेंट एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर अ डायग्नोसिस पर्पज कि ये लक्षण कब दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बार लोगों को फीवरिश फीलिंग जो होती है, यानी फीवर जो आता है वो अर्ली मॉर्निंग आता है, कोई कोई लोगों को दोपहर आता है और कई कई लोगों को इवनिंग के पीरियड में आता है। तो अकॉर्डिंगली ये जब आप डायग्नोसिस करते हो तो ये हेल्प करता है कि ये फीवर जो आ रहा है ये वात की वजह से है, पित्त की वजह से, या फिर कफ की वजह से। ओके, मैंने सिर्फ दिन के बारे में बोला। ये अगेन इज आल्सो एप्लीकेबल टू निशा और नाइट ऑल्सो। नाइट की अर्ली पीरियड जो होता है इट इज रिलेटेड विथ कफ। मध्य रात्र जो होता है इट इज रिलेटेड विथ पित्त। एंड द एंड ऑफ द नाइट इज रिलेटेड विथ वात। ओके, तो अगर आपने देखा होगा कि एंड ऑफ नाइट एंड द अर्ली मॉर्निंग, ये कफ और वात का रिलेशन होता है, और दिन का एंड जो होता है दैट इज वात, और रात की शुरुआत जो होती है वो कफ। तो वहां पर वो जिसे हम बोलते हैं ना डॉन और डस्क होता है, तो ऑफकोर्स वहां पर ये दोनों दोष जो होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से भी लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा डिफरेंस हमेशा याद रखो कि इवनिंग का मतलब नाइट नहीं होता। इवनिंग का मतलब इवनिंग ही होता है, दैट इज 5-6 बजे तक जो होता है, 7 बजे तक जो होता है, वी कंसिडर्ड एज एन इवनिंग। तो उसके बाद जो होता है ये वी कंसिडर्ड एज एन नाइट। सो ये हमेशा याद रखो, इवनिंग और नाइट में डिफरेंस करना, वो कंसेप्चुअली हमें वो चीजें जो होती हैं वो क्लियर होनी चाहिए। तो ये दोषों का जो रिलेशन है वय के साथ, डे के हिसाब से और खाना खाने से रिलेटेड, ये तीनों से उन्होंने वो कहा है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि बहुत सारे वैद्य जो होते हैं उनको वो इस कंसेप्ट को ओवरऑल एक्सटेंड भी करते हैं। तो ऐसे होता है कि आपने सभी को पता है कि मेंस्ट्रुअल जो पीरियड होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो सभी ने एटलीस्ट 12th में हमने पढ़ी है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसको भी ये इस काल के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल, जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन होता है, 3 से 5 दिनों तक जो मेंस्ट्रुएशन होता है, अगर पेन शुरुआत में हो, यानी पहले शूल हो रहा है उसके बाद मेंस्ट्रुएशन हो रहा है और उसके बाद पेन कम हो रहा है, तो वी कंसिडर मोर टुवर्ड्स द कफा अवस्था। अगर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन बहुत ज्यादा पेन है तो पित्त का प्राधान्य, और अगर एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन तो वी कंसिडर इट एज अ वात अवस्था। तो ये भी चीजों का विचार जो है वो ऐसे भी किया जाता है। इवन केश पर जो काम करते हैं उन्होंने ये भी एक कंसेप्ट रखी है कि हमारे जो बाल होते हैं ना, तो बालों का जो शुरुआती पार्ट होता है, यानी जहाँ पर रूट्स होते हैं हेयर के, तो वो हेयर्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हमारा हेयर का जो रूट होता है वहां पर कफ का प्राधान्य होता है, हमारे हेयर का जो मिडिल पार्ट होता है वहां पर पित्त पित्त का प्राधान्य होता है, और हेयर के एट द एंड जो होता है वहां पर वात का प्राधान्य होता है। इसीलिए आप देखोगे कि स्प्लिट हेड्स वगैरह ये जो लक्षण होते हैं ना, कि जिनके एंड जो होते हैं हेयर के उसमें स्प्लिट होकर वो 2-2 3-3 होता है, ये लक्षण ही किसका होता है? तो वो वात दृष्टि का होता है। और नए से निर्माण होना जो होता है बाल, ये काम किसका होता है? वो कफ का होता है। इसलिए एट द रूट्स ऑफ हेयर इट इज ऑलवेज कफ प्राधान्य, और बीच में ग्रो होने का पार्ट होता है, सो दैट वहां पर पित्त का प्राधान्य, और एट द एंड ऑफ हेयर ई कंसिडर्ड इज एज अ वात। तो ये जो कंसेप्ट है ना कि शुरुआत में कफ होना, बीच में पित्त होना और एट द एंड वात होना, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू वयोहोरात्रि भुक्ता।
आप उसको प्रैक्टिकली अदर